हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का CC6 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मोहम्मद बिन तुगलक और उनके नीतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए पूछिएगा। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे राइटिंग करना है, चलिए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी नीतियों पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखना है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसका वास्तविक नाम उलुग खां अथवा जुना खां था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना और उनका वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम भी कह सकते हैं उलुग खां या फिर जुना खां था। वह शासन संबंधी नवीनतम योजना बनाने में निपुण था, यानी वो तरह तरह का योजना बनाने में सक्षम था, किंतु उन योजनाओं का व्यवहारिक रूप प्रदान करने की क्षमता का उसमें अभाव था। यानी योजना तो बना लेता है लेकिन उसको डील नहीं कर पाता था। ठीक है, उसने अपने पिता से उत्तराधिकार में विशाल साम्राज्य प्राप्त किया, किंतु उसकी असफल योजनाओं के कारण विशाल साम्राज्य शीघ्र से विखंडित हो गया। यानी वो अपने पिता से क्या किया, बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था उनको। ठीक है, और लेकिन क्या किया, वो अपनी योजनाओं के कारण पूरा का पूरा साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उनके योजना ही उनका असफलता का कारण बना। ठीक है, तो दोस्तों उनके योजना को ही हम लोग को पढ़ना है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के राजरोहण के समय सरकारी खजाना धन से पूर्ण था, फिर भी उसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसके मस्तिष्क में नित्य नवीन योजना जन्म लेती थी। यानी उनके मस्तिष्क में हमेशा ही नई नई योजनाएं बनता रहता था। ठीक है, और इसके कारण ही वो नई नई योजनाएं को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता जो उनसे नहीं होता था। और योजना असफल होगा तो कहीं ना कहीं शासक भी असफल होगा। ठीक है, योजना का असफल होने से ही शासक असफल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मुख्य योजनाएं निम्नलिखित थी। यानी उनका योजनाएं क्या क्या थी, अब हम लोग योजनाओं को ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला योजना था राजस्व व्यवस्था में सुधार। यानी उनका जो पहला योजना था वो राजस्व व्यवस्था में सुधार। वो किस तरह से सुधार करना चाहता था वो देखेंगे। राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न सूबे और सूबेदार को यह आदेश दिया कि वह अपने सूबे की आय व्यय का हिसाब सुल्तान के पास भेजे। यानी उन्होंने क्या किया, उनके सूबेदार को ये आदेश दिया कि कोई भी हिसाब किताब या फिर कैसा कुछ आय व्यय का चल रहा है उनका पूरा लेखा जोखा सुल्तान को भेजे। ठीक है, इस हिसाब को रखने के लिए उसने एक रजिस्ट्रार तैयार किया। यानी वो सब हिसाब को देखने के लिए एक रजिस्ट्रार तैयार किया। ठीक है, वह चाहता था कि पूरे साम्राज्य में सामान्य राजस्व व्यवस्था लागू की जाए। यानी हर जगह पर एक ही हिसाब से काम हो, किंतु व्यवहारिकता के अभाव के कारण योजना सफल नहीं हो सका। कोई भी योजना कॉपी किताब में तो बनाना पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ। ठीक है, उनका भी योजनाएं कॉपी किताब और अपने मस्तिष्क में ठीक रहता था, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट होता था
तो वो योजनाएं असफल हो जाता था। तो इसी कारण दोस्तों उसका एक बहुत बड़ा क्षति हुआ। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत बड़ा उनका कारण क्या हुआ था, दुआव क्षेत्र में कर की वृद्धि। दोस्तों ये दुआव क्षेत्र क्या होता है मैं बताता हूँ। दोस्तों जो गंगा नदी मान लीजिए ये बह रहा है, ठीक है, और उनके जो आसपास का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पैदावार वाला मिट्टी होता है। ठीक है, और इन क्षेत्र में ही खासकर कृषि होती है। तो इन क्षेत्र में अगर कर लगा दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि उनसे आय ज़्यादा होगा। इसी कारण क्या कर दिया कि दुआब क्षेत्र पर कर में वृद्धि कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं। अनेक इतिहासकारों का मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य के आय बढ़ाने के उद्देश्य से दुआब क्षेत्र में किसानों पर कर की मात्रा में वृद्धि कर दी। बदायूनी तथा सर वेजिलू हेक के अनुसार दुआब का विद्रोही जनता पर नियंत्रण स्थापित करने तथा उसे दंड करने के उद्देश्य से यह कर लगाया गया था। यानी ये जो इतिहासकार है उनके हिसाब से उनका मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन क्षेत्र के किसानों के ऊपर क्या नियंत्रण करने के लिए, उनको सताने के लिए ही इनका कर में वृद्धि कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। हाजी उद्दीबीर के अनुसार कर सुल्तान ने रिक्त राजकोष को भरने के लिए लगाए थे। फलस्वरूप किसानों ने खेती का कार्य छोड़कर चोरी डकैती लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। कर वसूल करने वाले अधिकारियों ने कठोर दमन नीति का प्रयोग किया, जिसके कारण स्थान स्थान पर विद्रोह हो गई। यानी क्या किया इनका जो ये एक इतिहासकार है ना, और उनका मानना था कि जो इस क्षेत्र में सुल्तान ने जो मतलब कर्ज में जो वृद्धि किया है वो इसलिए किया है, राजकोष में जो राजकोष जो कमी हो रहा था, यानी जो राज्य में धन की कमी हो रहा था उसको क्षति को पूर्ति करने के लिए किया था। लेकिन उनका फलस्वरूप क्या हुआ, किसानों ने अपना कार्य ही छोड़ दिया, लूटमार करना चोरी डकैती करना प्रारंभ कर दिया। और इन जो टैक्स को वसूलता था, टैक्स मतलब कर को जो वसूलता था, वो अधिकारी क्या कर रहा था, उनको जोर जबरदस्ती मार पीट करके कर वसूल रहा था। तो इससे क्या हो गया, जगह जगह पर विद्रोह होना शुरू हो गया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जो मोहम्मद तुगलक लिखा हुआ है, लेकिन उनका जो पूरा नाम था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और मेरा मोहम्मद तुगलक नहीं आता है प्रोनाउंस में, इसलिए मैं मोहम्मद बिन तुगलक ही बोलता हूँ। आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से ये कर लीजिएगा। ठीक है, ने इन विद्रोहियों को क्रूरता से कुचल दिया। इस प्रकार कर वृद्धि का योजना पूर्णतः असफल रही। यद्यपि बाद में सुल्तान ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ कदम उठाए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनता में असंतोष अत्यधिक बढ़ चुकी थी। यानी क्या हुआ था, जो जगह जगह पर विद्रोह हो रहा था, विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया गया था सुल्तान के द्वारा, और इसको पूरी तरह विद्रोह को तो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन बाद में क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको मतलब राहत पहुंचाने के लिए, किसान को मदद पहुंचाने के लिए कई तरह का स्कीम शुरू किया। तब तक क्या हुआ था, तब तक जो किसान थे वो उनके एकदम कट्टर शत्रु हो चुके थे, और कहा जाए तो ये भी योजना एकदम फ्लॉप हो चुका था। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं। आगे एक योजना है कृषि की उन्नति का योजना। तो अब कृषक का उन्नति का योजना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दामन आमिर कोह नामक कृषि मंत्री का पद सृजित किया।
तो आमिर ए कोही का मतलब होता है दोस्तों कृषि मंत्री। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र का चयन किया जाता था जिस पर सरकारी अधिकारियों का देख रेख में कृषि कार्य किया जाता था। यह एक प्रकार से राजकीय कृषि फर्म की भांति थी, यानी एक जगह चुन लिया जाता था और उस जगह पर खेती किया जाता था और उसका देख रेख वो मंत्री ही करेगा, ऐसा नीति था। ठीक है, किंतु कर्मचारियों की भ्रष्टाचार और किसानों की उदासीनता के कारण सुल्तान की ये योजना भी असफल होगी। ये भी योजना एकदम पूरी तरह भी से फ्लॉप हो गया। अब उनका एक और नया योजना था, राजनीति जो राजधानी है उनको परिवर्तन करना। जो राजधानी था पहले कहाँ था, दिल्ली से चेंज करके वो देवगिरी अपना राजधानी को बनाएगा। उसका क्या कारण था, क्या रीज़न दिया था, वो हम लोग देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326-27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई, यानी वो जो पहले राजधानी थी वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगह पर राजधानी शिफ्ट करने का। वह विभिन्न कारण से दिल्ली के स्थान पर दक्षिण में स्थित देवगिरी को अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहता था। किस लिए चाहता था वो हम लोग नीचे देखेंगे। इनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित थे दोस्तों। पहला कारण है देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी। तो देवगिरी जो जगह था वो उनका मानना था कि वो एकदम बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, सुल्तान दक्षिण भारत के शासन पर उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहता था, यानी पहले का जो राजा हुआ करता था यानी सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का ज़्यादातर सुल्तान पहले क्या किया, उत्तर भारत पर ही ध्यान दिया। अलाउद्दीन खिलजी ही पहले सुल्तान थे जो दक्षिण की ओर बढ़े थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या चाहते थे, ये जो उत्तर का एरिया है वो तो हम लोग का है ही, हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे दक्षिण के एरिया में, इसलिए अपने राजधानी को दक्षिण में शिफ्ट किया। ठीक है, उनके हिसाब से उसकी धारणा थी कि देवगिरी में मंगोल आक्रमण का सामना आसानी से किया जा सकता है। उनका मानना था कि उस टाइम पर जो मंगोल आक्रमण होता था उससे हम लोग आसानी से बच पाएंगे और उनके ऊपर भी आक्रमण आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण बताया था, वह दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति की स्थापना तथा प्रसार करना चाहते थे। दोस्तों, ये जो दक्षिण भारत है वहाँ पर मुसलमानों का जो ये था संस्कृति था वो ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करना चाहता था कि वह दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। ठीक है, उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने देवगिरी दौलताबाद को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाने का निर्णय लिया और इसी कारण से वो अपना राजधानी को परिवर्तन करना चाहते थे। ठीक है, उसने दिल्ली की जनता को दौलताबाद जाने की आदेश दिए, यानी दिल्ली में जो जो जनता था उनको कहा कि वो आप शिफ्ट कीजिए दौलताबाद पर। ठीक है, उसने दिल्ली की जनता को दौलताबाद जाने की आदेश दिया। दिल्ली को उजाड़ दिया गया। इब्न बतूता ने लिखा है। तो इब्न बतूता एक इतिहासकार है, वो अब उनके बारे में क्या लिखता है चलिए देखते हैं। ठीक है, रात्रि में सुल्तान ने अपने महल की छत पर चढ़कर दिल्ली को देखा तो उसे रोशनी, धुआं अथवा एक ही चिराग दिखाई नहीं दिया। तब उसने कहा, अब मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी आत्मा को शांति है। यानी जब देखा कि दिल्ली में कोई भी रोशनी नहीं है, कोई भी धुआं नहीं है, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो उससे क्या हुआ, सुल्तान को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ है। ये कौन बताता है, इब्न बतूता बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद तक के 700 मील लंबी मार्ग में जनता की सुविधा के लिए अनेक प्रबंध किए, यानी जब सुल्तान ने कहा कि
दिल्ली से शिफ्ट होके आप लोग दौलताबाद जाइए तो 700 मील उनका डिस्टेंस था, और 700 मील जाने के लिए जगह जगह पर अनेक चीज़ का प्रबंध किया गया है ना, किंतु 40 दिन की लंबी यात्रा जनता के लिए अत्यधिक कष्टप्रदायी सिद्ध हुआ। यानी इनको जाने के लिए 40 दिन लग रहा था। 1335 में सुल्तान ने जनता को उसकी इच्छा अनुसार दिल्ली वापस जाने की अनुमति प्रदान कर दी। यानी अब पहले जो 1323-24 में क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कह रहे थे दिल्ली से दौलताबाद, अब 35 में बोल रहे हैं कि आप लोग दौलताबाद से फिर दिल्ली वापस जाइए, हम लोग फिर राजधानी को चेंज करेंगे। ठीक है। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है, दौलताबाद जाने वाले लोग में बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो दिल्ली वापस लौट सकें। यानी वहाँ से वापस लौट सकने वाले बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार ये योजना सुल्तान की मूर्खता का प्रतीक सिद्ध हुआ। यानी उनका क्या ऐसा ज़रूरत था जो पहले दिल्ली से दौलताबाद फिर दौलताबाद से दिल्ली, तो वहाँ के जनता फिर परेशान हो गए और ये योजना पूरी तरह फ्लॉप रहे। ठीक है, आगे एक उनका और मूर्खतापूर्ण योजना क्या था, सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे की सिक्का का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक नवीन प्रयोगों में रुचि रखने वाला सुल्तान था। उसी विशेषता के कारण उसने 1329-30 ईस्वी में तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने की योजना बनाया। ठीक है, बर्नी का विचार है कि खजाने की कमी को पूरा करने तथा शासन की खर्चे को चलाने के लिए उसने सांकेतिक मुद्राओं को चलाया। यानी क्या हुआ था, उन्होंने तांबे के सिक्के को चलाने का स्टार्ट किया और उनको कहा गया था सांकेतिक मुद्रा। और इतिहासकार बर्नी का मानना है कि वो अपने खजाना को जो कम हो गया था, रिक्त हो गया था, उनको पूरी करने के लिए ये योजना बनाया था। ठीक है, और शासन का खर्चा चलाने के लिए भी ये योजना का शुरुआत किया था, लेकिन ये भी पूरी तरह फ्लॉप रहा। ठीक है, किंतु उसकी ये योजना भी असफल नहीं हो सकी क्योंकि सिक्का की ढलाई में विशेष तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया। फलस्वरूप लोग नकली सिक्के ढालने लगे, बाजार में नकली सिक्के का चलन बढ़ गई, प्रत्येक घर टेक्सटाइल बन गई। यानी क्या हुआ दोस्तों, ये जो तांबे का सिक्का है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाया था, है ना, वो कोई विशेष प्रकार का मुद्रा नहीं था। मान लीजिए एक खाली तांबे का एक टुकड़ा था, है ना, और कोई विशेष छोटा मोटा कलाकारी था। तो क्या हो गया, जितने भी व्यक्ति थे वो लोग नकली ऐसे ही मुद्रा बनाना शुरू कर दिया गया था और घर प्रति घर क्या हो गया, टेक्सटाइल बन गया। सब वही सिक्का खाली बनाने का काम ही शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ, पूरा मार्केट में नकली मुद्रा आ गया। ठीक है, तो ये भी योजना पूरी तरह फ्लॉप रहा। अब एक और योजना क्या था, विजय योजना। उनके हिसाब से एक विजय योजना क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत के आसपास के देश को जीतना चाहते थे। ठीक है, सबसे पहले उसने राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल जानकर विजय की योजना बनाई। इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों का एक विशाल सेना का गठन किया। उन्होंने क्या किया, आसपास के क्षेत्र को जीतने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया। उसको 1 वर्ष तक वेतन दिया। वेतन के अलावा काफी धन साज सामान तथा युद्ध सामग्री एकत्रित करने में खर्च किया। परंतु 1 वर्ष पश्चात मध्य एशिया की स्थिति बिल्कुल बदल गई। ईरान और मिस्र के शासक के साथ उसके संबंध सुधर गए, अतः उसने अपने विचार बदल दिए। यानी जो पहले प्लानिंग किया था कि हम लोग युद्ध करेंगे, उसके लिए एक विशाल सेना का गठन किया, इतना धन दौलत खर्चा किया, और उससे क्या हो गया, इसका
एकदम पूरा अपोजिट हो गया। जो ईरान और मिस्र का जो शासक थे उनके साथ इनका मैत्रीतापूर्ण मतलब संबंध स्थापित हो गया, मतलब दोस्त बन गए। अब दोस्त बन गया तो सेना का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही झूठ झमेला होगा, ना ही उनका सेना से किसी प्रकार का लाभ होगा, ठीक है। और सेना भंग कर दी, यानी सेना को समाप्त कर दिया। अब 1 वर्ष के वय से राजकोष को बड़ी हानि हुई, यानी 1 वर्ष का जो अग्रिम वेतन दिया गया था, यानी 1 साल का पहले ही वेतन सबको दे दिया गया था 3,70,000 सैनिक को। उससे क्या हुआ, उनके राजकोष पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ उनका, ठीक है। जब सेना भंग कर दी गई तो उसने देश में ही लूटमार शुरू कर दी है, यानी जिनको जिनको सैनिक बना दिया गया था उनको 1 साल का पूरा वेतन दे दिया गया था, उनको हथियार दे दिए गए थी, युद्ध सामग्री दे गया था, सजने संवरने का पूरा आभूषण दे दिया गया था। वो अब क्या कर रहा था, वो अपना देश को ही लूटना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इस प्रकार से उनके जो जितने भी योजना उन्होंने शुरू किया सारे के सारे फ्लॉप रहे। तो यही आपको एग्ज़ाम में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला जो आपको पॉइंट था ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये वाला वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा कोर्स का वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में 12-15 को वीडियो हो गया है, आप एक बार पूरा कंटिन्यू देखिए पहले से लास्ट तक, आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।